दोस्तों, आज फिर से डिबेट का जो है प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स दूसरी क्लास आज लेकर के आए हैं। हमारे सर रणधीर सर हैं, जो कि केमिस्ट्री के एचओडी हैं। तो फुल सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दूर तक फैला दें वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं मुफ्त में एनसीईआरटी का क्लास कर सकें। इसी के साथ मैं एक छोटा सा शायरी करके शुरुआत करना चाहता हूँ कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। इसी के साथ अब डिबेट चालू होता है रणधीर जी के लिए। बहुत अच्छा जावेद जी, इनका चैनल है स्टडी विथ जावेद। यूट्यूब पर जाएं, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर तक फैलाएं। आज फिजिक्स क्लास 2 चल रहा है, जिसमें रिवीजन अभी मुख्य रूप से रिवीजन ही चल रहा है। नेक्स्ट क्लास से जो है टॉपिक वाइज किया जाएगा। तो कल जो है रिवीजन हुआ था फिजिक्स क्लास 1 में, उसमें मेजरमेंट के बारे में बताया गया था। उसके बाद जो है मात्रक के बारे में बताया गया था। उसके बाद मापन की दार्शनिक पद्धति क्या है उसके बारे में बताया गया था। तो आज क्लास जो है 2 में मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है गति संबंधित नियम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। गति का समीकरण जो है 3 है, उसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। उसके साथ ही बल के बारे में पढ़ेंगे, बल से रिलेटेड घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे, घर्षण बल के रिलेटेड जो भी बल आते हैं उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आपको उत्तोलक यानी लेवर जो क्या कहते हैं, आपको सबसे अधिक जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो रिवीजन मुख्य रूप से अभी चल रहा है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ाते हैं फिजिक्स क्लास 2 को। मोशन के बारे में देख लीजिए। मोशन क्या है? जब किसी वस्तु का किसी निश्चित बिंदु एवं समय के सापेक्ष स्वयं की स्थिति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन करने क्या करता है? चेष्टा करता है, गति की अवस्था कहलाती है। जब किसी वस्तु की निश्चित बिंदु एवं समय के सापेक्ष स्थिति अपरिवर्तित रहता है तो वह वस्तु क्या होता है? विराम अवस्था में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कुछ बता देते हैं आपको गति के बारे में। पृथ्वी की प्रकृति के आधार पर इसको निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे सरल रेखीय एवं स्थानांतरीय गति। सरल रेखीय गति उसको कहते हैं जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान है, उसको क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। और उसके बाद स्थानांतरीय गति उसको कहते हैं जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है, उसकी गति स्थानांतरीय गति कहलाती है। शायद वृत्तीय एवं घूर्णन गति। उसके बाद है वृत्तीय एवं घूर्णन गति। वृत्तीय गति जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, क्या कहते हैं? वृत्तीय गति करते हैं। जैसे क्या है, सूर्य के परितः पृथ्वी गति क्या है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। उसके बाद जो है घूर्णन गति क्या है? जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ के परितः एक निश्चित पथ पर घूमती है, उसे क्या कहता है? घूर्णन गति। जैसे आपको हो गया, उदाहरण हो गया, छत के पंखे की गति क्या है? घूर्णन गति का उदाहरण है। पृथ्वी का अपने पक्ष के परितः घूमना क्या है? घूर्णन गति का उदाहरण है। अब दोलन एवं कंपन गति, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति मीन पोजीशन के दोनों ओर गति करता है, उसको क्या, उस गति को क्या कहते हैं? दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन करता है। जैसे हो गया झूले में झूलते हुए बच्चे की गति क्या है? किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? दोलन गति का उदाहरण है। पेंडुलम की गति किसका है उदाहरण? दोलन गति का उदाहरण है। देखिए, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पिंड एक सरल रेखा में किसी बिंदु के दोनों ओर की 2 दिशाओं में गति करता है तो इस गति को सरल आवर्त गति करता है। जैसे होगा घड़ी के दोलक की गति। इसे जनरली हमको लगता है पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा पढ़ देते हैं। नेक्स्ट जहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पर हम हाईलाइट अपने कर देंगे। आगे देखते रहिए। सरल आवर्त गति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है, जैसे आवर्त काल, जिसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मात्रा क्या होता है? सेकेंड कर दिए। टाइम पीरियड का मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। देखिए, आवर्त काल होता क्या है? किसी पिंड द्वारा गति को दोहराने का समय अंतराल
अर्थात एक दोलन को पूर्ण करने में लगा समय क्या कहता है? टाइम पीरियड, या उसी कहते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? मतलब क्या होता है? मीटर होता है, सेकेंड होता है। देख रहे थे गाइस, आप लोग जो है थोड़ा कॉन्शियस है कि नहीं? टाइम पीरियड का सेकंड होता है। हाँ, आवर्तकाल का होता है, मतलब क्या होता है? सेकेंड। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। वस्तु द्वारा एकांक समय में यानी एक सेकंड में कंपन करने वाले दोलनों की संख्या, यानी दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज जो होता है, एच कैपिटल एच स्मॉल जेड। आयाम के बारे में देख लीजिए। आयाम इंग्लिश का होता है एम्पलीट्यूड। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम क्या सही मात्रक? मीटर। देख लीजिए क्या कहता है कला के बारे में, जब कोई फेज जिसको कहते हैं, जब कोई पिंड कंपन करता है तो भिन्न भिन्न समय पर उस पिंड की गति की दिशा एवं स्थिति अलग अलग, उसको क्या कहते हैं? कला। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं आपको परीक्षीय गति के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको जानना जरूरी है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ बता देते हैं आप लोग को। होता क्या है, जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगा ना, अधिकतम क्या कहते हैं ऊंचाई पर रहेगा, तो उसमें थीटा का मान 45 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा? 45 डिग्री। फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा का मान 45 डिग्री। फॉर मैक्सिमम हाइट रहेगा तो थीटा का मान, ऊंचाई जो मैक्सिमम रहेगा, ऊंचाई मैक्सिमम रहेगा, उसको थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। और ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इसका मतलब ये हुआ प्रक्षेप का मार्ग परवलयाकार होता है। क्वेश्चन पूछता है पैराबोलिक होता है। हाँ, क्वेश्चन पूछता है प्रोजेक्टाइल मोशन में परवलयाकार क्या कहते हैं? प्रक्षेप का मार्ग कैसा होता है? पैराबोलिक। और उसी कहते हैं परवलयाकार होता है। क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है। प्रक्षेप को देखिए होता क्या है प्रोजेक्टाइल में, जितना समय ऊपर जाने में लगता है, ठीक उतना समय ही क्या होता है? नीचे आने में लगता है। उसी को कहते हैं क्या? उसी कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट, यानी जितना समय ऊपर जाने में उतना समय नीचे आने में समय लगता है। अब देखिए इसमें क्या है, यदि किसी गेंद को यू चाल से थीटा कोण पर फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई गेंद की चाल यू कोस थीटा होता है। यदि हम किसी गेंद को यू चाल से थीटा कोण पर फेंक रहे हैं तो अधिकतम ऊंचाई पर गेंद की चाल क्या होगी? यू कोस थीटा होती है। एक गेंद को वेलोसिटी यानी ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम हाइट पर जब जाता है, मैक्सिमम हाइट पर तो क्या होता है? रुक जाता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पर क्या होता है? स्पीड क्या होगा? जीरो हो जाता है। बहुत बढ़िया, जीरो हो जाता है। परीक्षीय गति में यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में वेग का क्षैतिज घटक यू कोस थीटा पूरी गति के दौरान नियंत्रित रहता है, यानी नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन यही पूछता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वेग का क्षैतिज घटक पूरी यानी क्षैतिज घटक होता है यू कोस थीटा पूरी गति के दौरान कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता है? नियत रहता है। समझे? परीक्षीय गति में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लेन में क्षैतिज रहती। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ऐसे ना, वर्टिकल ऊपर नीचा, वर्टिकल ऊपर नीचा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जैसे, समझे? उसमें भी रहता है जब हॉरिजॉन्टल जब रहेगा, क्षैतिज रहेगा तो 45 डिग्री जब फेंकेंगे ना तब मैक्सिमम हाइट जाएगा। समझे? हॉरिजॉन्टल रहेगा तो कितना फेंकेंगे? 45 डिग्री तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, यानी आपको क्षैतिज परास के लिए। और यदि हम मैक्सिमम हाइट पर जाएंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए हमको वहाँ पर थीटा 90 डिग्री करना पड़ेगा। समझे? थीटा का मान 90 डिग्री। और ट्रेजेक्टाइल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, यानी प्रक्षेप का मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार होता है। अब देख लीजिए इसी में है आगे, कोई वस्तु ठीक उसी चाल और कोण से जमीन पर आकर टकराती है जिस पर उसे फेंका जाता है, यानी जितना हम उसको फेंकेंगे उसी चाल से फिर क्या होगा? वापस आएगा, नीचे आएगा। अब देखिए आर बराबर होता है, आर वही रेंज यानी परास इसको कहते हैं। आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है स्मॉल जी। यहाँ पर थीटा का मान रेंज में कितना होगा? 45 डिग्री। क्योंकि हम पढ़े तो हम क्षैतिज परास के लिए कितना डिग्री मैक्सिमम? 45 डिग्री। और देखिए हाइट जो बोले था, हाइट पर मैक्सिमम हाइट के लिए हाइट पर कितना होगा? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी 2g होता है। समझे? हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री। क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है आपको, हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और क्षैतिज परास के लिए यानी रेंज के लिए कितना होना चाहिए? थीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक रिलेशन इसमें आता है h बाय आर, यानी हॉरिजॉन्टल ऊपर में, नीचा में होता है रेंज यानी परास, बराबर होता है 10 थीटा बाय 4 होता है। इसका रिलेशन ही आता है। समझे?
टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल टी बराबर 2u sin थीटा बाई जी होता है। समझे, बात ये है। अगला देख लीजिए गाइस, इसमें ये है इसको समझाने का एक ही कारण था। इस अब आगे देखिए बहुत अच्छा समझ रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में दिया हुआ है। जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से क्षैतिज कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल दिशा में प्रेक्षित करते हैं तो परवलयाकार पथ पर यानी पैराबोलिक पाथ पर निर्माण करता है, जो बोले थे अभी। तो ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कैसा कौन पथ पर काम करता है, पैराबोलिक पथ पर काम करता है। और जो उस पिंड की गति प्रेक्षय गति कहलाती है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। तो प्रेक्षय गति के दौरान त्वरण सदैव नियत रहता है। U cos थीटा जो त्वरण है सदैव क्या होता है, नियत रहता है। प्रक्षेप पथ यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की दिशा क्षैतिज होती है। क्या होती है, क्षैतिज होती है। तो क्योंकि उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग शून्य हो जाता है। बोले थे कि अब हाइट में ऊपर जाइएगा तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर स्पीड क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्रक्षेप गति संबंधित महत्वपूर्ण पद देख लीजिए। महत्तम ऊंचाई के लिए जो अभी पढ़े थे, महत्तम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप गति के समय प्रक्षेप द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई उसकी महत्तम ऊंचाई यानी एच मैक्सिमम कहलाती है। एच मैक्स जो पढ़े थे अभी, एच फॉर हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए कितना थीटा का 90 डिग्री, बहुत बढ़िया 90 डिग्री। तो एच मैक्स यानी हाइट मैक्सिमम के लिए होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। यहाँ पर थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री। इसका मान अभी देख रहे हैं हाइट के लिए मैक्सिमम। अब उड्डयन काल टाइम ऑफ पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उड्डयन काल। टाइम ऑफ फ्लाइट किसी वस्तु को ऊपर महत्तम ऊंचाई पर फेंकने पर तथा उसके पृथ्वी पर गिरने के मध्य का समय उड्डयन काल यानी उड्डयन काल कहलाती है। और टी बराबर होता है 2u sin थीटा बाय जी होता है। 2u sin थीटा बाय जी होता है। परास या क्षैतिज परास, इसको कहते हैं रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज। जो बोले थे परास में कितना बोले थे थीटा का मान 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें आ जाएगा किसी वस्तु द्वारा उड्डयन काल में तय की गई कुल क्षैतिज दूरी वस्तु की क्षैतिज परास कहलाती है। किसी पिंड या वस्तु को पृथ्वी के तल से 45 डिग्री कोण पर 45 जब आपको क्षैतिज रहेगा तो कितना डिग्री पर फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा। तो वह पिंड अधिकतम परास तय करेगी। जैसे दरोगा से गोली पे मतलब गोला जैसे एक पार से दूसरा पार बिल्कुल आप देखिए क्या कहते हैं, आप देखिए वैसे जो है ना बात सही बोले आप जैसे उसका आप जो है जैसे गोली भी छोड़ते हैं ना, माने का मतलब ऊपर नहीं छोड़ता, ऐसे छोड़ते हैं, समझे। तो 45 डिग्री कोण पर जाइएगा ना तो उसका क्षैतिज परास तो वहाँ पर मैक्सिमम मिलता है, समझे रहे। इसका होता है R बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। थीटा का मान यहाँ पर तो क्षैतिज परास में रहेगा तो कितना होगा 45 डिग्री, समझे। आप देखिए प्रक्षेप गति का उदाहरण देख लीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति का उदाहरण, छत से फेंकी गई गेंद की गति क्या है, किसका उदाहरण है, प्रक्षेप गति। मतलब पैराबोलिक पथ बना देगा। जैसे फेंकेंगे सीधा फेंकेंगे तो पैराबोलिक बना देगा। खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई गेंद की गति, खिलाड़ी द्वारा फेंकी गई कौन सी गेंद की गति। हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति और तोप से छूटे गोले की गति और जो भाला फेंक जो करते हैं घूम के जो फेंकता है, समझे। उसके बाद देखिए बल्ले से जो मारते हैं, बल्ले से कौन सी मारते हैं, गेंद को ना, गेंद की गति। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले आवेशित कण की गति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है। दूरी एवं विस्थापन के बारे में, चाल, त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग के बारे में। सबसे पहले त्वरण के बारे में बता दें आप लोग। हालात जो सेक्टर था, हाँ अच्छा, नीरज चोपड़ा सेक्टर था ऐसे, उसका ही बनता था 45 डिग्री। उसमें क्या है, उसमें मैक्सिमम आपको रेंज उसको जो है प्राप्त होता है। इसीलिए जो है ना वो जब भी रुकता है पहला जो रेंज पर नीचा से लेके मारता है। हाँ, अभी के त्वरण के बारे में कुछ बता दें आप लोग, सुनिए। त्वरण में क्या होता है, त्वरण का स्पीड पे, त्वरण में क्या होगा, स्पीड बढ़ भी सकता है त्वरण में और स्पीड घट भी सकता है और दिशा बदल भी सकता है, चेंज इन डायरेक्शन। त्वरण में 3 चीज संभव है, स्पीड बढ़ भी सकता है, स्पीड घट भी सकता है और दिशा बदल भी सकता है। दिशा का बदलना यानी दिशा बदल भी सकता है। देखिए यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो, यदि किसी वस्तु की चाल क्या हो, कांस्टेंट यानी नियत हो, तो उसकी गति त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, समझे। यदि चाल नियत रहे यानी स्पीड नियत रहे तो उसका जो है ना उसका त्वरण जो है त्वरित गति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि अभी बताए थे आपको कि त्वरण में क्या होगा, स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड घट भी सकती है और दिशा परिवर्तन भी हो सकती है। तीनों चीज संभव है त्वरण में। देखिए त्वरण के बारे में जानवे करते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन बोल रहा है, देखिए बता, यदि वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा घटेगा तो
त्वरण भी नहीं घटेगा बढ़ेगा, जान लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है त्वरण। तो त्वरण का परिभाषा वही कहता जितना है। वेग रहेगा उस अनुसार से अगर रुक गया तो हाँ, यदि वेग जीरो है तो त्वरण जीरो रहेगा, त्वरण जीरो रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन ही डायरेक्ट ऐसे है। देखिए क्वेश्चन इसका परिभाषा यही है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते त्वरण हैं, करते हैं। क्योंकि वेग में वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है इसलिए हम त्वरण करते हैं। समझे, वेग में परिवर्तन की इसलिए दर त्वरण में को परिवर्तन हो सकता है, हाँ, त्वरण में परिवर्तन नहीं भी हो वेग- सकता है। हाँ, उसमें नहीं भी हो सकता है, स्पीड बढ़ भी सकता है, स्पीड घट भी सकता है, और दिशा परिवर्तन भी हो सकता है। तीनों चीज संभव है त्वरण में। ए बराबर क्या त्वरण के लिए ए बराबर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। डेल्टा वी बाय डेल्टा हाँ, टी। ए बराबर वी माइनस यू बाय टी। वी हो गया अंतिम त्वरण वेग, का यू साइन हो गया ना, प्रारंभिक वेग। त्वरण का साइन हो गया। क्या ए, हाँ हाँ, त्वरण ए बराबर क्या ये होता है? बराबर v minus u by वी t। माइनस यू तो वी का होता है आपको अंतिम वेग। अंतिम वेग, और यू का होता है प्रारंभिक वेग, और टी समय होता है। समझे? ऐसा ही है। हाँ, ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, त्वरण का स्क्वायर। क्या होता है ऐसा यूनिट? मीटर मीटर पर प्रति स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण सदिश है कि अदिश है? क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सदिश राशि। सदिश। बहुत बढ़िया। त्वरण के साथ राशि है सदिश राशि है, त्वरण, क्योंकि इसमें वेग, दिशा और परिमाण दोनों है, इसमें इसीलिए दिशा और परिमाण होगा, दोनों सदिश राशि होगा। बिल्कुल सही। जैसे वेग भी आपको सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि में ये है ना, सदिश राशि में एक चीज और आपको जानना पड़ेगा। इसमें जो है ना योग संबंधी त्रिभुज का नियम का पालन करता है, समझे, किसमें? सदिश राशि में। लेकिन अदिश राशि में योग संबंधी त्रिभुज का नियम का पालन नहीं होता है, समझे, सदिश राशि में। यदि देखिए उसके बाद और आगे बढ़िए, यदि किसी वस्तु का वेग नियत हो, यानी वेलोसिटी हम यदि क्या करते हैं नियत कर देंगे, तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि बोले थे वेलोसिटी पर डिपेंड होता है। इस पर होता है डायरेक्टली velocity पर प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या कहते हैं, क्या बोले थे अभी, किसी वस्तु का वेग नियत हो तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि बोले थे अभी वेलोसिटी यदि नियत रहेगा या कुछ नहीं रहेगा तो त्वरण में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, यदि कांस्टेंट हम कर देंगे, मान क्या कहते हैं एक समान कांस्टेंट कर देंगे, नियत कर देंगे, तो उसका त्वरण भी क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। मतलब अगर एक समान वेग से जा रहा है वो, हाँ, तो त्वरण भी वही वेग से त्वरण वही जाएगा। वेग से जाएगा, क्योंकि त्वरण पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन सॉरी वेग पर डिपेंड करता है। हाँ, वेग पर डिपेंड करता है। वेग पे डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन तो ये है, यदि हम देखिए वेग को बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेग को बढ़ा देंगे और त्वरण को भी बढ़ा देंगे, तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? स्पीड तो सेम ही रहेगा। स्पीड बढ़ जाएगा। देखिए बताते हैं, जब सेम डायरेक्शन रहेगा ना तो स्पीड बढ़ जाएगा। यदि हम क्या करते हैं वेलोसिटी यदि घटाएंगे भी और त्वरण को भी घटाएंगे, तो फिर भी वेग मेरा बढ़ेगा, स्पीड यानी बढ़ेगा। क्या होगा? स्पीड इंक्रीज करेगा। हाँ, आए जैसे आपको बताते हैं, आप बोले कैसे करेगा। आप देखिए क्या कहते हैं, वेलोसिटी आप बढ़ा दिए, त्वरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आए? बढ़ेगा। उसका स्पीड चाल भी बढ़ जाएगा, चाल बढ़ेगा। और यदि आप क्या कहते हैं वेलोसिटी घटा दिए, वेलोसिटी घटेगा तो त्वरण भी घटेगा। देखिए इसमें क्या है कि यदि सेम डायरेक्शन बढ़ेगा ना तो स्पीड इंक्रीज करेगा, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा? इंक्रीज। यदि अपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन बढ़ेगा तो आपको स्पीड क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या कहता है स्पीड घट क्या होगा? जाएगा। घट जाएगा। जैसे देख लीजिए, जैसे अगर सेम वेलोसिटी डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ। स्पीड घट भी गया, मतलब वो त्वरण घट भी गया, तो स्पीड रहेगा देखिए बताते हैं, सेम जैसे डायरेक्शन। जैसे सेम डायरेक्शन में हम होता क्या है, जैसे हम वेलोसिटी का बढ़ा दिए है, त्वरण को आप घटा दिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हाँ। तो उसमें क्या होगा? स्पीड घट जाएगा आपका। हाँ। लेकिन आप तो वेलोसिटी भी बढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ आप त्वरण भी बढ़ा रहे हैं, तब आपको क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगा, समझे। आप जैसे देखिए क्वेश्चन ये है, जैसे हम ऑफिस क्वेश्चन है, सुनिए सर, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं और त्वरण को घटा रहे हैं, तो उसमें स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो घट भी करेगा। जैसे मान लीजिए हम वेलोसिटी को हम निगेटिव कर दिए, कहने का मतलब, अब त्वरण को हम पॉजिटिव कर दिए, उसमें स्पीड क्या होगा? उसमें भी घटेगा। बिल्कुल सही बात। अब यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटेगा, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। कोई दिक्कत गाइज? नहीं। आप देखिए जैसे जैसे आपको त्वरण हो गया और वेलोसिटी हो गया, यदि 90 डिग्री पर है, यानी जितना आप त्वरण बढ़ा रहे हैं उतना वेलोसिटी हम बढ़ा रहे हैं, उसमें क्या होता है? स्पीड जो होता है, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें क्या होता है? नो चेंज, समझे। जितना वेग से आप त्वरण बढ़ा रहे हैं उतना, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री पर आप जो है त्वरण को बढ़ाएं, स्पीड भी 90 डिग्री पर बढ़ेगा, या स्पीड जितना बढ़ाइएगा तो त्वरण भी बढ़ेगा। तो उसमें क्या होगा? स्पीड क्या होगा? नो चेंज होगा। तो चाल चेंज नहीं होगा, हाँ, चाल और कौन सी होगा? लेकिन जो वो है दूरी जो है केवल दिशा में परिवर्तन होगा। ध्यान दीजिए, सुनिए। इसमें जो है ना सिर्फ दिशा में परिवर्तन होगा। यानी आप क्या कहते हैं, जैसे आपको क्या कहते हैं त्वरण को क्या कहते हैं 90 डिग्री ऊपर रख दिए, समझे, और क्या कहते हैं आपको जो है ना, यानी 90 डिग्री पर ऊपर में त्वरण रख दिए, इधर क्या कहते हैं इधर जो है ना आपने वेलोसिटी रख दिए,
उस स्थिति में स्पीड होगा नो चेंज होगा। जितना आप वेलोसिटी बढ़ाइएगा उतना त्वरण बढ़ेगा। उस स्थिति में तो स्पीड में नो चेंज होगा, परिवर्तन नहीं होगा चाल में, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोले थे आपको कि दिशा जो है बढ़ भी सकता है, सॉरी स्पीड बढ़ भी सकता है और स्पीड घट भी सकता है और दिशा में परिवर्तन भी हो सकता है। त्वरण के बारे में बोले थे 3 चीज, याद आ रहा है? वही चीज है। आज एक क्वेश्चन जैसे है, देख लीजिए, एक कण एक सीधी रेखा में चल रहा है, एक कण जो है, एक पार्टिकल, यानी ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट पाथ कर सकते हैं। एक कण एक सीधी रेखा में चल रहा है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कण एक सीधी रेखा में चल रहा है। ऑप्शन में ये है, यदि कण एक त्वरण किसी अन्य वस्तु की तुलना में अधिक हो तो वो कण तेजी से गति करेगा। दूसरे की अपेक्षा में वो अधिक है तो कण तेजी से गति करेगा, सही है? नहीं करेगा। एगो से आप अधिक कर रहे हैं ना, यदि एगो कम है तो उसमें क्या होगा? उसमें घटेगा ना, इसमें कर आगे बढ़ रहा है, इसमें गलती है ना। बात करें, कोई बात नहीं। वन टू थ्री। तो क्या कहते हैं, उसके बाद देख लीजिए, एक कण एक सीधी रेखा में मतलब चल रहा है, यानी चाल कर रहा है, तो उसमें क्या बोले थे, एक कण का त्वरण किसी अन्य वस्तु की तुलना में अधिक होगा तो वह कण तेजी से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक जो है आप अधिक कर रहे हैं तो वो आप कम कर रहे हैं, उसमें तो आप घटेगा ना। बोले थे अपोजिट डायरेक्शन में घटेगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, यदि त्वरण सकारात्मक हो तो चाल बढ़ रही है, वो सही भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑप्शन पॉजिटिव रहेगा, चाल बढ़ेगा। और ऑप्शन के अनुसार देखेंगे ना, इसमें सिर्फ त्वरण का बात बोल रहा है ना, वेलोसिटी बात नहीं कर रहा है। लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं और क्या है, यदि त्वरण और वेग का एक ही चिन्ह है तो चाल बढ़ रही है। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, यदि त्वरण और वेग का एक ही चिन्ह है तो चाल बढ़ रही है, बिल्कुल सही। यदि त्वरण और क्या कहते हैं वेग को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, स्पीड मेरा क्या बढ़बे करेगा, तो सही बात है। यदि त्वरण शून्य है और वेग स्थिर है तो चाल बदल सकती है, नहीं। देखिए, यदि त्वरण शून्य रहेगा और वेग स्थिर रहेगा तो चाल बदल सकती है, नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप क्या कहते हैं त्वरण को जीरो कर रहे हैं, वेग को भी जीरो कर रहे हैं, तो चाल क्या होगा, चाल भी जीरो ही रहेगा ना, क्योंकि आप जैसे स्पीड को जीरो कीजिएगा त्वरण भी जीरो होगा तो चाल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, दिशा में परिवर्तन हो सकता है, समझे। आप गुरुत्वीय त्वरण जावे करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी का मान, मीटर जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत? देख लीजिए, ठीक है। आप इतना तो पढ़िए लिए, त्वरण के बारे में देख लीजिए, परिवर्तन के दर को त्वरण करते हैं, लेकिन जड़ के बारे में थोड़ा सकते हैं। जड़ के बारे में एक लाइन में है, जड़ क्या? जड़ बता रहे हैं, जड़ क्या आता है, त्वरण में परिवर्तन के दर को जड़, यानी ऊपर में त्वरण रहेगा, हाँ, उस पर ऊपर में त्वरण रहेगा, नीचा में समय रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे। क्वेश्चन पूछता है जड़ का जो है ना, देखिए ऊपर में त्वरण का, ऊपर में त्वरण है, त्वरण में परिवर्तन करेंगे, क्या कहता है इकाई समय में, यानी त्वरण परिवर्तन के दर को जड़ कहते हैं। तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और नीचे में भी क्या है, टाइम है ये है, तो मीटर प्रति सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो जड़ का क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट, तो जड़ का जो है ऐसा यूनिट होता है, यानी सॉरी, जड़ का जो यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ जड़, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ जड़ का क्या होता है, मीटर पर सेकंड क्यूब। और उसका होता है त्वरण का क्या पढ़े थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जड़ का क्या होगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। क्यों होता है समझ गए, क्योंकि त्वरण में परिवर्तन के दर है, त्वरण का तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नीचा में टाइम है ये है, इसलिए होगा मीटर पर सेकंड क्यूब हो गया। अब देखिए, दोस्तों आगे हम थोड़ा सा इससे बता देते हैं। अब देखिए, 1 मिनट में समझ आइएगा, आगे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद है, जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, दूरी और विस्थापन में ध्यान रखिएगा। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि आप कहीं पर आप जाइएगा, कहीं पर आप जाइएगा, ठीक है, आप जो है दूरी में आप कहीं पर आप जाइएगा, ठीक है, कहीं पर जाइएगा, कहीं पर आप जाइएगा तो उसमें दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा, नहीं होगा दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव, आज क्यों होता है पॉजिटिव, कुछ आप लोग बता सकते हैं अगर कुछ ऐसा समझ में आ रहा तो। देखिए होता क्या है, यदि हम मान लीजिए यहाँ से हम आप ही के पास गए, फिर हम वापस आ गए, तो दूरी हम गए फिर वापस आ गए, इसको जोड़ेंगे ना हम, तो इसमें मेरा बढ़ेगा ना। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, समझे। लेकिन विस्थापन है, विस्थापन में क्या होता है, इसमें धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों संभव है। विस्थापन समझते हैं सर,
किसको कहता है विस्थापन? मैक्सिमम दूरी को। अच्छा ठीक है, नहीं मैक्सिमम और न्यूनतम दूरी के शॉर्ट डिस्टेंस को, यानी शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ से आपके यहाँ से मान लीजिए हम कहाँ चल गए, यहाँ से मान लीजिए हम चल गए आपको यहीं पर लीजिए चौक एमएलटी कॉलेज जाना है, तो आप ऐसे भूल के जाइएगा, रास्ता है ये। लेकिन हमको यदि विस्थापन नापना है तो डायरेक्टली हम इस कोण को उस छोर को मिलाएंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही हो जाएगा मेरा विस्थापन। हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ, जैसे मान लीजिए यही एरिया है ना, इसी एरिया पर समझे विस्थापन जैसे हमको दूरी चेंज करना है, जाने का रास्ता है इस होकर, ठीक है, तो दूरी हम ऐसे ऐसे नापेंगे। लेकिन यदि विस्थापन करना है तो उस कोना मिलाएंगे, इस कोना मिलाएंगे, डायरेक्टिव लाइन खींच देंगे, वो हमारा शॉर्टेज, उसी को कहेंगे क्या, विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन देखिए होता क्या, मान लीजिए विस्थापन यही है, अब फिर आप यहीं पर आ गए, क्या होगा विस्थापन? शून्य हो गया, समझे। निगेटिव भी हो सकता है विस्थापन, समझे, पॉजिटिव भी है। क्वेश्चन यही पूछता है विस्थापन है, मान होता है विस्थापन का पॉजिटिव, निगेटिव, क्या कहते हैं, उसके बाद जीरो। ऑप्शन दे देगा, एक सही है, ऑप्शन दो सही है, तीनों सही है, तो तीनों सही है विस्थापन में। लेकिन दूरी में क्या होगा, सिर्फ धनात्मक होगा। देखिए वही आगे में होगा, किसी दूरी के बारे में पहले पढ़ देते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु की द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। उसके बाद दूरी क्या है, सदिश का अधिस राशि है, कल भी पढ़े थे, दूरी अधिस राशि है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल दूरी समय तीनों का अधिस राशि। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, पैतन पढ़े थे, तो घनत्व द्रव्यमान आयतन तीनों क्या है, अधिस राशि। इसी ऐसे याद हो गया, तो क्या कहते हैं, दूरी क्या है, अधिस राशि है। देखिए, तथा सदैव धनात्मक होती है दूरी, क्या होती है, सदैव धनात्मक, क्योंकि आपको बोले ही हैं दूरी क्या हो गया, सदैव धनात्मक होबे करेगा। क्यों होगा, आप समझ गए, क्योंकि आपको जहाँ भी जाइएगा वो आप जाइए फिर घूर के यहीं पर आ जाइए ना, लेकिन हम मापेंगे तो आप वहाँ से मापेंगे फिर यहाँ मापेंगे, तो धनात्मक होगा। आप देखिए विस्थापन के बारे में देख लीजिए, विस्थापन इंग्लिश क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। किसी गतिशील वस्तु की एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य की न्यूनतम दूरी, क्या बोले थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी न्यूनतम दूरी की उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन किसी राशि है, सदिश राशि है। किसी वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, समझे सर, कोई दिक्कत, दूरी और विस्थापन में कोई दिक्कत। चाल और वेग के बारे में देख लीजिए। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी एकांक समय में चली गई क्या कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। देखिए चाल क्या, सदिश की अधिस राशि, अधिस राशि। चाल बराबर बोले दूरी बटे समय, चाल दूरी समय तीनों कौन है, अधिस राशि है। और इसका मतलब क्या होता है, मीटर। चाल का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में, समय को किसमें, सेकंड में। तो चाल बराबर मतलब क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, आगे देख लीजिए वेग के बारे में। वेग भी क्या होगा, वेग सदिश की अधिस राशि है, वेग सदिश, बिल्कुल सही, वेग सदिश राशि है। देखिए वेग भी क्या होगा, जैसे विस्थापन पढ़े थे, पॉजिटिव निगेटिव शून्य हो सकता है, उसी तरह आपको वेग में क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव शून्य कुछ भी हो सकता है। ये देख लीजिए वेग का, देख लीजिए किसी वस्तु की चाल के साथ निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस वस्तु का वेग कहलाती है। वेग क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। यह एक सदिश राशि है, यानी वेग क्या है, सदिश राशि है। और वेग का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, समझे। अब देखिए त्वरण अभी प्रवेश कैसे विस्तार से, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। त्वरण एकांक समय में, यानी वही एकांक समय में गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वही बोले वेग में परिवर्तन की दर को जनरली क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या सदिश की अधिस राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बहुत बढ़िया। त्वरण का क्या कहता है, मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यदि वस्तु का वेग परिमाण तथा समय के साथ घट रहा है, क्या वेग परिमाण तथा समय के साथ घट रहा है, उसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक, निगेटिव होगा, जिसे मंदन कहते हैं। मंदन का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन का भी मात्रक क्या होता है, वही होता है मीटर। जो होता है त्वरण का वही होता है, किसका, मंदक का होता है। कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन। वैसे वेग और विस्थापन सदिश है, अधिस राशि, सदिश राशि है, दोनों सदिश राशि, समझे। कोणीय वेग देख लीजिए क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर यानी सर्कुलर पाथ पर वस्तु के समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग, कोणीय वेग को किससे विनोद करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक होता है क्या, रेडियन प्रति सेकंड होता है।
कोणीय वेग का मात्रा क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड होता है। गतिशील वस्तु को वृत्त के केंद्र से जोड़ने वाली रेखा द्वारा निर्मित कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। उसका कोणीय वेग का क्या बोले थे? रेडियन प्रति सेकंड। और इसका क्या बोले? कोणीय विस्थापन क्या बोले? रेडियन। मात्रा क्या होता है? रेडियन होता है। अब देखिए, सड़क पर चलती कार तथा मुक्त रूप से गिरती वस्तु की गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति वन डायमेंशनल होता है, यानी एक गति होता है। ध्यान दीजिएगा, सड़क पर चलती चलती है कार, रोड पर चलती है ना, तथा मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गुरुत्वीय त्वरण, यानी मुक्त रूप से यदि किसी को छोड़ देगा तो नीचे गिरेगा ना, देखिएगा वन डायमेंशनल, यानी एक विमीय गति वेग आपको जो है मिलेगा, वन डायमेंशनल होता है, समझे। सूर्य के परितः घूमते किसी ग्रह की गति, सूर्य के परितः घूमते किसी 2D बहुत बड़ी द्विविमीय गति होती है, उसी को कहते हैं 2 डायमेंशनल होता है। आकाश में उड़ते पक्षी एवं पतंग की गति, आकाश में उड़ते पक्षी एवं पतंग की गति क्या होती है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल की जरूरत नहीं पड़ सकता है, समझे। तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आकाश में उड़ते पक्षी एवं पतंग की गति कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है, त्रिविमीय गति होती है। अंतरिक्ष में गति करती हुई वस्तु की गति क्या होती है? 3 डायमेंशनल, इसका 3 डायमेंशनल होता है। गति के समीकरण को गैलीलियो का समीकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, देखिए बताते हैं, गति के समीकरण को क्या कहते हैं? गैलीलियो का समीकरण भी कहते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण शून्य हो तो उसका पथ केवल लीनियर हो सकता है, यानी ऋजु रेखीय हो सकता है। गति के समीकरण देख लीजिए, गति के समीकरण 3 ठो है, समझे। मेन है v बराबर u प्लस 80। गति के समीकरण किसने दिया है? गैलीलियो। हैं? अभी तो बताए गैलीलियो कहते हैं उसका, न्यूटन नहीं तो न्यूटन दिया है गति, लेकिन उसको गति के नियम को जो है ना आप गैलीलियो का नियम कहते हैं, कह सकते हैं। क्यों कर सकते हैं पता है? किसका दिया? केपलर अलग है, केपलर भी है, केपलर अलग है। नहीं, वो आपको न्यूटन, हाँ वैसे क्या कहते हैं उसको जो है ना, इसका समीकरण किसका कहते हैं? गैलीलियो का समीकरण भी कहते हैं। देखिए, गति का समीकरण कितना है? 3 को मिल लेती। एक है v बराबर u प्लस 80। v जानते करते हैं, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग होता है। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। और s उसी करते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल s से। यदि स्मॉल s विस्थापन नहीं रहेगा तो उसके जगह पोजीशन भी रहता है, पोजीशन, समझे, पोजीशन यानी स्थिति। और एज जानते करते हैं, एक्सीलरेशन, टी टाइम जानते हैं। v बराबर u प्लस 80। इसमें क्वेश्चन ये पूछता है, v बराबर u प्लस 80 जो है, इसको कौन सा संबंध दिखाता है? शुरुआत में v यानी वेलोसिटी और लास्ट में t। v बराबर u प्लस 80 कहते हैं ना, तो वेग और समय, यानी शुरुआत का v और लास्ट का t, यानी वेलोसिटी और टाइम इक्वेशन, समझे। शुरुआत और फर्स्ट में उसको क्या बोलेंगे? वेग और समय समीकरण भी कहा जाता है, समझे। समय का समीकरण कहता है, प्रथम हो गया, समझ गए, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहा जाता है, समझे, प्रथम समीकरण को। और दूसरा देख लीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ pt स्क्वायर, दूसरा समीकरण है गति का दूसरा समीकरण। इसमें देखिए, शुरुआत में s है, s बोले तभी कोई चीज डिनोट किए थे? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी कर सकते हैं उसको, या पोजीशन भी कहीं रहता है। तो क्या कहते हैं? विस्थापन, और लास्ट में कौन सी हो गया? t हो गया। विस्थापन समय समीकरण कह सकते हैं इसको। बुझ देखा आपको, s बराबर ut प्लस हाफ pt स्क्वायर है, इसको कौन समीकरण कहेंगे? कौन इक्वेशन कहेंगे? समय विस्थापन। विस्थापन समय समीकरण, या पोजीशन, यानी पोजीशन टाइम इक्वेशन भी कर सकते हैं इसको। देखिए, v अब तीसरा क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें क्या होगा? v पर वेलोसिटी शुरुआत में, लास्ट में s हो गया। s को क्या बोले थे अभी? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसी कहते हैं वेग विस्थापन समीकरण कर सकते हैं, समझे। समझ गए? कोई दिक्कत? आप देख लीजिए, इसी में कुछ आगे देख लेते हैं। अरस्तु क्या बोला था? ध्यान दीजिएगा, अरस्तु बोला था प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं को रोक लेती है। अरस्तु बोला था, सुनिए बताते हैं, अरस्तु बोला था प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं को रोक लेती है, लेकिन गैलीलियो बोला कि ये संभव नहीं, गलत है, ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है? गैलीलियो कहना था, गैलीलियो बोला था स्वयं कुछ नहीं होता, यानी स्वयं कुछ नहीं होता, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता है, समझे।
इसलिए उसको जो है ना क्या बोला, ये बोला अरस्तु बोला था, क्वेश्चन यही बोलेगा, दे देगा स्टेटमेंट दे देगा किसके अनुसार ये गलत स्टेटमेंट है। प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं को रोक लेती है, किसने बोला था? अरस्तु बोला। तो इसको गलत कौन किया था? गैलीलियो गलत किया। और उसके बाद दूसरा भी बोला था, ये अरस्तु दूसरा चीज भी बोला था, किसी वस्तु की एक समान गति बनाए रखने के लिए, यानी एक बाह्य समान बल की जरूरत है। रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये भी बोला क्या? गैलीलियो गलती है। गैलीलियो ये बोला एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए बाह्य बल की ये आवश्यकता कौन होती बोला? है। वही बोला गैलीलियो बोला। तो स्टेटमेंट को ये गलती करके स्टेटमेंट ये सही बोला दूसरा, समझे? फर्स्ट स्टेटमेंट गलती था, वही प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद स्वयं को रोक लेती है। गैलीलियो बोला गलती है, ये बोला स्वयं कुछ नहीं होता, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, समझे? और दूसरा स्टेटमेंट जो फिर दिया था अरस्तु, किसी वस्तु की एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। बोला क्या कि नहीं, गलती है। गैलीलियो बोला क्या? अरस्तु गलती बोल रहे हो। गैलीलियो बोला एक समान गति बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, समझे सर? इसका स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट कौन करेक्ट बोला? गैलीलियो बोला, समझे? कोई दिक्कत? आगे देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम आ गया ना? किसने दिया है? गति के नियम किसने दिया है? न्यूटन। उसका बुक भी आया था, याद है? 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया, याद है? प्रिंसिपिया बुक 1687 में आया था। देखिए फर्स्ट लॉ, तो आप पहले यहाँ तक पढ़ देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। गति के समीकरण देख लीजिए। गति के समीकरण पढ़े थे, 3 ठो मिल ली है। सबसे पहला कौन पढ़े थे? v बराबर u प्लस at पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बहुत बढ़िया। उपरोक्त समीकरण को एक समान त्वरित गति के लिए, ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त यानी तीनों उपरोक्त समीकरण को एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण भी कहते हैं। किसका समीकरण कहते हैं? आ गया, समझ गए? न्यूटन के तीनों उसको क्या कहते हैं? गैलीलियो का समीकरण भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया था गति के समीकरण को गैलीलियो का समीकरण भी कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ गए? आगे देखिए, न्यूटन की गति के नियम। ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने, कहाँ का था ये वैज्ञानिक? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन का वैज्ञानिक था आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम 1687 में, जो बोले थे अभी, 1687 में अपनी पुस्तक फिलोसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था, समझे? और क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के नियम का संक्षिप्त विवरण देखिए। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम पहले इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम उसको किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या उसको और दूसरा कहिएगा तो क्वालिटी ऑफ फोर्स, यानी बल का गुणधर्म कहते हैं। यानी न्यूटन के प्रथम नियम को बल का गुणधर्म भी कहते हैं। लेकिन आप जो बोले ना गैलीलियो, क्यों? देखिए इनर्शिया जो बोले थे, इनर्शिया यानी जड़त्व सबसे पहला शब्द जो है ना वो आपको गैलीलियो ही यूज किया था, समझे? इनर्शिया वर्ड वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय गैलीलियो, यानी जड़त्व शब्द पहली बार गैलीलियो ने उपयोग किया था, समझे? लेकिन क्या कहते हैं फर्स्ट नियम को? न्यूटन के फर्स्ट नियम को क्या कहते हैं? किस नियम जानते हैं? जड़त्व के नियम से भी जानते हैं, या उसे कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ फोर्स, यानी बल का गुणधर्म करते हैं। सेकंड लॉ देख लीजिए, किसका पढ़ रहे हैं? न्यूटन के गति का सेकंड लॉ, लॉ ऑफ फोर्स, या कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम, बल या संवेग का नियम करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा संवेग का नियम किसको कहते हैं? न्यूटन के दूसरा नियम, समझे? बल का नियम भी किसको कहेंगे? दूसरा नियम, क्योंकि F बराबर m होता है। दूसरा भी यही है, F बराबर मास गुना एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? दूसरा नियम आ जाएगा, समझे? फोर्स का। इसमें क्या बताता? उसमें तो बोला था क्वालिटी ऑफ फोर्स, यानी बल का गुणधर्म बोला था, लेकिन सेकंड लॉ बोला है क्वांटिटी ऑफ फोर्स, यानी बल का मान कितना है, माने ना हम याद कर रहे हैं सर, F बराबर ma। थर्ड लॉ देख लीजिए, एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है। न्यूटन का क्या कहते हैं? न्यूटन का जो क्या कहते हैं तीसरा नियम है, उसको क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जैसा आप कीजिएगा वैसा हम आपके साथ व्यवहार करेंगे। देखिए तीसरा नियम में संवेग भी आता है, ठीक है? सुनिए बताते हैं, आप जो बोले संवेग आता है तीसरा नियम में, बिल्कुल आता है। दूसरा माता दूसरा सुनिए बताते हैं, आप बोले ना संवेग तो दूसरा आता है, लेकिन कभी कभी तीसरा आता है, दूसरा दोनों संवेग लेता है, ध्यान रखिएगा, समझे? देखिए बल जो है ना, बल हमेशा पेयर में काम करता है, ज्वारा में काम करता है, अकेला काम नहीं करता है, समझे? बल हमेशा पेयर में, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। कौन बल लग रहा है? हाँ, क्या अब कहते यहाँ हैं? पर कर दिया जोरा में, तो जोरा में क्या है? तब बल बल जो है ना हमेशा किस में कार्य करेगा? पेयर में काम करेगा।
फर्स्ट लॉ देख लीजिए। फर्स्ट लॉ क्या बोले थे? जड़त्व का नियम बोले थे। जड़त्व देख लीजिए, इसके बारे में देख लीजिए, बता देते हैं इनर्शिया के बारे में, यानी जड़त्व के बारे में। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अपनी अवस्था में विराम, है। गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। यानी वो अपना वेग में चलना चाहती है, लेकिन उसका क्या करा, विरोध करता है। किसी वस्तु का वह अवगुण यानी डिमेरिट जिसकी वजह से वस्तु अपनी विराम, गति या दिशा की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाती है, जड़त्व कहलाती है। देख लीजिए, जड़त्व में 3 आता है, क्या जानते हैं? विराम का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है और दिशा का जड़त्व। क्वेश्चन यही पूछता है, समझे? अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा, मोशन डायरेक्शन। लेकिन उस पर फोर्स लगाएंगे तभी वो चेंज होगा। देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व का उदाहरण देख लीजिए। अचानक बस चलती है तो यात्री क्या होता है? पीछे की ओर। पीछे को देखिए नीचा जब ये गिरना, समझे, वो आपको हो जाएगा विराम का। जैसे लेगा नीचा गिर जाएगा, पीछे गिर जाएगा। जैसे वृक्ष से फल को हिलाते हैं, फल कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। इसमें भी क्या हो गया? विराम का जड़त्व का उदाहरण हो गया। जैसे आप देख लीजिए, बेडशीट को आप झाड़ते हैं तो धुलकन कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। तो विराम का जड़त्व का उदाहरण हो गया, समझे? आप देखिए, जैसे आप कैरम बोर्ड पर आप क्या करते हैं? गिट्टी को बल लगाते हैं तो क्या कहते हैं? बाहर की ओर जाना, समझे? वो भी क्या है? किसका उदाहरण है? विराम का जड़त्व उदाहरण। जैसे आप गति का जड़त्व बोले, होता क्या है? चलती बस में ना जो है, हम जो उतरते समय किधर जाते हैं? पीछे के आगे की ओर जाते हैं, क्योंकि हम गति में रहना चाहते हैं। गति में रहिएगा ना, क्योंकि वो तो वेग में है, आपको भी गति में रहना पड़ेगा। तो इसका किसका उदाहरण हो गया? गति के जड़त्व का उदाहरण हो गया। जड़त्व में भी दूसरा गति के जड़त्व। आप देख लीजिए, चलती हुई ट्रेन से उतरते समय उसमें भी क्या होगा? आपको आगे जाना, क्योंकि मौसम में आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए, कार में बैठे समय सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं समझिए ना? इसीलिए उपयोग करते हैं ताकि एक्सीडेंट हो तो ऊपर नहीं, क्योंकि वेग में भाग जाएगा वो, तोड़ते हुए शीशा पर बचेगा, मुश्किल है, तो बचना भी मुश्किल है। चलती हुई अचानक रुकने पर, देखिए चलती बस में अचानक रुकने पर शरीर का आगे की ओर झुकना, तो भी क्या हो गया? गति का जड़त्व हो गया। लेकिन होता तीसरा, देखिए जड़त्व का दिशा बोले थे, जड़त्व दिशा का जड़त्व। तीसरा हो गया दिशा का जड़त्व। पहले क्या पढ़े हैं? विराम का जड़त्व पढ़े हैं, उसके बाद गति का जड़त्व पढ़े हैं, तीसरा कौन सी होगा? दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? एक सीधी रास्ते पर चलते समय बस का अचानक से मुड़ना। आप सीधे रास्ता पर जा रहे, अचानक मुड़ गए, दिशा में आप उधर जाना चाहेंगे ना जिधर का वेग रहेगा। आप देख लीजिए, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, समझे? द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है, द्रव्यमान। 2 क्वेश्चन बार पूछा गया। फर्स्ट लॉ देख लीजिए, कोई भी वस्तु अपनी विराम, गति या दिशा की अवस्था में केवल तब तक बनी रह सकती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। फर्स्ट लॉ है लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, P बराबर mv होता है। द्रव्यमान गुना वेग को क्या कहते हैं? रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग का क्या सदिश है? सदिश राशि है। संवेग जब भी आएगा सदिश राशि है। हाँ, तो क्वेश्चन तो ये पूछता है, यदि वस्तु विराम में है, वस्तु क्या है? रेस्ट है, तो वेग जो है 0 होगा, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि P बराबर mv पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? यदि वस्तु विराम में रहेगा, द्रव्यमान क्या कहते हैं? वस्तु विराम में रहेगा तो क्या होगा? उसका संवेग भी क्या होगा? 0 हो जाएगा, समझे? क्योंकि P बराबर, हाँ बिल्कुल 0 हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का संवेग है, क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग है, ऑप्शन सुनिए, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। P बराबर mv पर है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है केवल वेग पर निर्भर करता है, तीसरा है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि संवेग बराबर पर वेग किए हैं। संवेग बराबर क्या पर है? द्रव्यमान गुना वेग। P बराबर mv पर है, इसलिए दोनों पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां इकाई प्राप्त होती है? दोनों से प्राप्त। सेकेंड लॉ देख लीजिए, किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उस वस्तु की रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। F बराबर ma, दूसरा F बराबर ma। यदि वस्तु द्रव्यमान नियत हो तो क्या होगा? अच्छा, क्या कहते हैं इसका? जो F बराबर ma है, उसका जो है क्या कहते हैं? अच्छी क्या होता है? मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, क्योंकि बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन या न्यूटन नहीं रहेगा ना, जैसे उसको निकालने के लिए देखिए F बराबर ma होता है, तो मास को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में, किलोग्राम में मापते हैं। और उसके बाद F बराबर ma, त्वरण को किसमें मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन भी बुलाते हैं। समझिए सर, कोई दिक्कत? अब देखिए सीरियस मात्रक जो कल आप पूछे थे, आपके बारे में बता दें सीरियस मात्रक के बारे में। F बराबर ma होता है ना, F बराबर ma होता है,
तो उसमें होता है एक डाइन बराबर होता है कितना 10 एक- और 5 और सुनिए इसमें होता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन होता है 5 डाइन होता है 1 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है किस पत्ती में डाइन जो है सीजियस पत्ती में, बिल्कुल। अच्छा सीजियस पत्ती को याद आ गया, सीजियस पत्ती को किसकी पत्ती के नाम से जानता है, कुछ याद है आपको? बिल्कुल सही। फेरेंच पत्ती भी बोले थे, गॉसियन पत्ती भी बोले थे, याद है? एमकेएस पत्ती को कौन बोले थे? मैट्रिक पत्ती, और उसके बाद अमेरिकन पत्ती बोले थे, और जो है और एफपीएस पत्ती को क्या क्या बोले थे? फुट पाउंड सेकेंड में किस पत्ती को कौन बोले थे? ब्रिटिश पत्ती, ठीक है। अच्छा बता दीजिए एसआई पत्ती जो है, एसआई पत्ती को कब, एमकेएस पत्ती का परिशुद्ध रूप है एसआई पत्ती, उसको कब अपनाया गया है? 1960 बिल्कुल सही। अब वो जो है आपको 7 मूल मात्रक था, 7 मूल मात्रक में क्या कहते हैं पदार्थ की मात्रा मोल है, उसको कब अपनाया गया? 1971 में। कल ये सब गाइड हो गया था, इसलिए सोचे थोड़ा रिवीजन कर दे। अब देखिए त्वरण हमेशा किस दिशा में होता है, क्वेश्चन सुनिएगा। त्वरण हमेशा किस दिशा में होता है? ऑप्शन है विस्थापन के, प्रारंभिक वेग के, अंतिम वेग के, शुद्ध बल के। त्वरण हमेशा जो है ना शुद्ध बल के यानी नेट फोर्स के, समझे, ऑफ द नेट फोर्स में होता है, समझे। त्वरण हमेशा किस दिशा में होता है? नेट फोर्स में। F बराबर एम ए पढ़े थे ना, वही। देखिए रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होता है। न्यूटन थर्ड लॉ देख लीजिए, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया और प्रतिक्रिया 2 बराबर और विपरीत बल है, 2 बराबर और विपरीत बल है, जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करता है। क्रिया और प्रतिक्रिया एक समान साथ कार्य करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है? जैसा आप काम कीजिएगा हम भी उधर से देख लेंगे। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होगा? एक समान क्या करते हैं, कार्य करती है। इनके बीच का समय अंतराल शून्य होती है। क्या होती है? समय अंतराल शून्य होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा क्या कहते हैं गति के न्यूटन के तीसरा नियम का एग्जाम्पल जैसे हो गया नदियों में तैरना, और ये सड़क पर चलना, गाड़ी के चलने के दौरान बंदूक का पीछे हटना, रॉकेट, ये सब किसका उदाहरण है? न्यूटन के तीसरा नियम का है। लेकिन क्वेश्चन ये है, सुनिए क्वेश्चन ये है, हेलो आखिरी क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम जो है सीधे किसके संरक्षण का नियम देता है? संवेग। बिल्कुल सही। न्यूटन का तीसरा नियम किसका नियम देता है? संवेग का नियम। उत्तर में है संवेग है, यानी मोमेंटम है, एनर्जी है, एंगुलर मोमेंटम है, और उसके बाद जो पावर है किसका है? संवेग का। समझे? किसका है? संवेग का। आप देखिए यहाँ से तुरंत समझ में आएगा। न्यूटन का पढ़ लिए थे, गति के नियम पढ़े हैं, सर बताइए आप लोग। ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन जो 1687 में दिया था प्रिंसिपिया नामक बुक में, बुक लिखा था प्रिंस का नाम 1687 में। गति के प्रथम नियम को क्या क्या बोले थे? जरूरत जड़त्व का नियम भी बोले थे, बिल्कुल गैलीलियो सही। दिया था। गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि जड़त्व शब्द है किसने दिया था? गैलीलियो ने, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब देखिए वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन न होना जड़त्व कहलाता है, ठीक है। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का जड़त्व किस द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो बोले अभी जैसे एक कार है, एक ट्रक है, दोनों टक्कर मारा तो सबसे प्रभावी होगा ट्रक का, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, उसको ठोक देगा निकल जाएगा, ठीक है। वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है बल कहलाता है। इसका ऐसा ही मतलब बल का क्या होता है? न्यूटन, या उसको कहिएगा दूसरा में कर दीजिएगा 10/5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम। हाँ। या सीजीएस पत्ती में जाइएगा डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। डाइन। गति के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण देख लीजिए। चलती गाड़ी में रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, आगे उसके बाद पेड़ की शाखा हिलाने क्यों पर झुकना? क्योंकि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। हाँ बिल्कुल, वही तो गति जड़त्व का नियम तो वही कह ही रहा है ना, विरोध करता है ना अपना। देख लीजिए अब पेड़ की शाखा हिलाने पर उसे फलों का टूट कर क्या होगा? नीचे गिरना। कपड़े का हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर क्या होगा? धूल कर नीचे गिरेगा। हथौड़े के हत्थे को कसने के लिए हत्था जमीन पर मारना क्या है? गति के प्रथम नियम का उदाहरण हो गया। गति का दूसरा नियम देख लीजिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा है। संवेग परिवर्तन की दर वही होती है जो बल की, संवेग में होता है ना दूसरा नियम और तीसरा नियम दोनों पर। समझे? अब बराबर इसमें क्या होता है? एम ए होता है। द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होती है? संवेग। आ जाइए इधर आ जाइए। हम पीडीएफ प्रिंट करा ली लेकिन नहीं लिखा है। अच्छा कोनो बात, इधर आ जाइए, एक इधर आ जाइए, एक वहाँ पर जाइए।
कैच करो दिमाग में। गति का जो है ना, गति का नियम चल रहा था, इसमें प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम किसने दिया था? न्यूटन दिया था। गति के नियम को जो है गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि देखिए होता क्या है, गति के प्रथम नियम को बोले तो जड़त्व का नियम भी बोला जाता है, क्योंकि जड़त्व सब जो है ना गैलीलियो ही दिया था, समझे? इसलिए जो है आपको गति के नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है, समझे? नहीं यही सब गति के प्रथम नियम पढ़ लिए थे। सेकंड नियम जानवे करते हैं, बराबर एम होता है, तो क्या कहते हैं एम होता है। तो इसमें क्या है, दूसरा वाला में है किसी वस्तु के समय परिवर्तन की दर, यानी गति का दूसरा नियम है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। क्या बराबर एम ए होता है। गति के द्वितीय नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण देख लीजिए। होता क्या है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। होता क्या है, जब खिलाड़ी अपने पीछे हाँ, उस पर क्या होता है कि टाइम ड्यूरेशन भी अधिक होता है, और बल होता है क्या, उसके वेग में आना चाहता है, नहीं समझे? जैसे पीछे खींचे तो ये भी अपना हाथ को भी वेग थोड़ा कर लिया, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए चोट कम लगता है। इसलिए देखिएगा कि गेंद लेता है तो थोड़ा नीचे खींचता है, मेन वही है। अरे ये किसका उदाहरण हो गया? गति का दूसरा नियम। और गाड़ियों में झटके से बचने के लिए स्प्रिंग या शॉक ऑब्जर्वर का लगाया जाता है। शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है ताकि झटका कम लगे। यदि भारी तथा हल्की दो गेंद समान वेग से समान वेग से गति करता है तो हल्की गेंद को भारी गेंद की अपेक्षा कैच करना आसान होता है, क्योंकि मान लीजिए दो समान वेग से फेंक रहे हैं, तो हल्की वस्तु है जो भारी चीज गेंद है, तो यदि हम क्या समान वेग से फेंक रहे हैं तो हमको आसान कौन लगेगा? कैसे? हल्की लगेगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान कम है। हाँ, ड्यूरेशन भी आप समय वेग से ना फेंक रहे हैं, क्योंकि वेग में यदि परिवर्तन होगा तो त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, मैंने यदि संवेग को क्वेश्चन ये भी होता है, जैसे आप संवेग को बढ़ा दिए, संवेग क्या कहते हैं, सॉरी वेग यदि बढ़ा दिए, त्वरण में क्या है, त्वरण की परिभाषा क्या है? वेग में परिवर्तन दर को त्वरण करता है। वेग क्या कहते हैं, वेग जैसे बढ़ाइएगा, समझे? वेग बढ़ाइएगा, मान लीजिए त्वरण भी आप बढ़ा दिए तो उसमें स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए वेग बढ़ा है, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, वेग बढ़ेगा तो मतलब स्पीड बढ़ेगा और अपोजिट डायरेक्शन में घटेगा। जैसे देख लीजिए, स्पीड आप बढ़ा, क्या कहते हैं, उसमें वेलोसिटी आप बढ़ा दिए 20 मीटर आप बढ़ा दिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप बढ़ा दिए, समझे? त्वरण भी आप जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा आप त्वरण भी बढ़ा दिए, दोनों सेम रहे, स्पीड उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन होगा क्या, जैसे आप जैसे मान लीजिए आप क्या कहते हैं, त्वरण घटा दिए, ठीक है, वेग भी घटा दिए, उसमें भी आपको जो है ना क्या कहते हैं, बढ़ेगा स्पीड। सेम डायरेक्शन रहेगा तो बढ़ेगा, अपोजिट रहेगा तो घटेगा, समझे? मेन यही है। तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम देख लीजिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तुओं की परस्पर क्रिया में पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित होता है उतना ही बल विपरीत दिशा में लगता है। देखिए, गति के तृतीय नियम कुछ व्यवहारिक उदाहरण देख लीजिए। बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति पीछे की ओर झटका मारता है, तो जितना आप लगाइएगा उतना बल आपके पीछे की ओर लगेगा। रॉकेट या वायुयान की गति क्या है? गति के तीसरी नियम का उदाहरण है चप्पू चलाने वाले नाव आगे की ओर बढ़ना, क्या है? जितना आप लगाते हैं उतना पीछे आता है। हमारा भार भी प्रतिक्रिया बल का एक उदाहरण है। प्रतिक्रिया बल का हाँ बिल्कुल। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, उसमें भी तो वही है ना, जितना आप लगाइएगा उतना लगेगा, क्योंकि जानते हैं घर्षण की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बिना घर्षण का हम लोग लिख सकते हैं बोर्ड पे? नहीं लिख सकते हैं, घर्षण वहाँ पर फिसल जाएगा। हाँ, संवेग देख लीजिए, मोमेंट ऑफ संवेग अभी बोले द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग को संवेग, समझे? तो संवेग का मतलब क्या होता है? देखिए, द्रव्यमान गुना वेग है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ, क्या कहता है, अच्छा संवेग सदिश है, सदिश के साथ चल रहा है। हाँ, गति है तो उसमें मोमेंट। देखिए सदिश में आपको बता दें, सदिश में दिशा परिमाण दोनों होता है सदिश में, लेकिन क्या कहते हैं अदिश में क्या होता है? परिणाम होता है दिशा में। दिशा नहीं, और मतलब नहीं, दिशा मतलब दिशा। देखिए, याद करने का जैसे आप अदिश राशि का याद करने का ये है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल दूरी समय क्या है? अदिश है। जैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान घनत्व आयतन अदिश है, समझे? इधर देखिए सदिश में देख लीजिए, आपको त्वरण हो गया सदिश, वेग हो गया सदिश, बल हो गया सदिश, भार हो गया सदिश, ये सब क्या है?
सदिश। विस्थापन भी सदिश हो गया, समझे। वेग भी क्या हो गया, सदिश हो गया। उधर चाल जो लगा अभी हाँ, संवेग संरक्षण का सिद्धांत देख लीजिए। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकायों पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, और उससे क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम करते हैं। आवेग देख लीजिए, आवेग होता है बल गुना समय होता है। आवेग क्या होता है, बल गुना समय होता है। बल को क्या कहते हैं, किसमें मापते हैं, उसको न्यूटन, बल का न्यूटन होता है ना, क्योंकि सेकंड F बराबर ma होता है। दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम पढ़े थे ना, F बराबर ma होता है। ma उसकी कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन भी करते हैं। और उसके बाद सेकंड है, इसको काट कुट कीजिएगा तो न्यूटन सेकंड होता है, या इसको कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, समझे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। देखिए घर्षण के बारे में कुछ बोल रहे हैं, घर्षण के बारे में लास्ट है, घर्षण के बाद उसके बाद दूसरा टॉपिक चलेगा। कभी कभी ये पूछ देता है कि बल न्यूटन के किस नियम से मिलता है? हाँ, बल, बल दूसरा नियम से पहला क्या, बल, बल का परिभाषा, अच्छा बल का परिभाषा बोलिए ना, परिभाषा नियम किससे यदि मिलता है? बोलिएगा तब बल का नियम बोलिएगा नियम तब। बोले तो दूसरे, वही आप नियम पूछे, ठीक है। परिभाषा बोलिएगा तो फर्स्ट वाला, परिभाषा फर्स्ट से, हाँ फर्स्ट से होगा परिभाषा। और संबंध तीसरा से, संबंध हाँ। चलिए गाइस आज यहीं तक, कल नेक्स्ट आगे क्या जाएगा इससे आगे।